सो हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम टॉट का ही टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है वाइकेरियस लायबिलिटी। राइट, वाइकेरियस लायबिलिटी। तो वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो वाइकेरियस लायबिलिटी जनरल प्रिंसिपल इज दैट अ पर्सन शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन फॉल्ट। तो जनरल प्रिंसिपल तो ये है कि अगर आपकी कोई गलती है तो आपको आपकी गलती की सजा दी जाएगी। राइट, लेकिन लेकिन वाइकेरियस लायबिलिटी के जो प्रिंसिपल है ना, वो कुछ हटके हैं। कैसे? जैसे बट देयर आर सर्कमस्टांसेस वेयर लायबिलिटी अटैचेस टू अ पर्सन फॉर द रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स। तो वाइकेरियस लायबिलिटी इसी प्रिंसिपल का नाम है कि गलती किसी और की है लेकिन सजा किसी और को मिलेगी। क्यों? मैक्सिम है क्यूई फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी प्रोवाइड्स द जनरल प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है? ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को काम बताता है और वो अपना काम उस पर छोड़ देता है कि वो उस इंसान को वो इंसान उसके लिए काम करे, और अगर वो इंसान दूसरा इंसान उस काम को करते वक्त कोई गलती कर देता है तो उसके लिए वो सेकंड पर्सन लाइबल नहीं होगा, लेकिन वो पर्सन लाइबल होगा जिसने उसको वो काम करने के लिए बोला था। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो ऐसे समझिए कि ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। राइट, तो ए ने बी को एक काम दिया। ठीक है, ये एक काम दिया इसने करने के लिए। अब बी जब इसको काम को कर रहा था तो इससे कुछ गलतियां हो गई। ठीक है, इससे कुछ गलतियां हो गई। अब अगर बी अपने अपने लिए ये काम कर रहा होता और उससे ये गलती होती तो बी लायबल होता। लेकिन क्योंकि बी ए के लिए काम कर रहा है और उसके उसके काम करते वक्त कोई गलती हो जाती है तो यहाँ पर लाइबिलिटी किसकी होगी? बी की नहीं, ए की। क्योंकि ये कंसेप्ट होता है वाइकेरियस लाइबिलिटी का, क्योंकि बी ए के लिए ही काम कर रहा था। तो अब समझते हैं इस वाली लाइन को। ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर, तो यहाँ पर ही कौन है? ए। ही इज एक्टिंग थ्रू बी, अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ। तो इसकी गलती होगी तो यही लायबल होएगा, क्योंकि ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ। तो एक तरह से ये अपना ही काम कर रहा था। राइट, चलिए। वाइकेरियस लायबिलिटी अराइजेस इन केस ऑफ सम रिलेशनशिप्स। तो कुछ रिश्ते होते हैं जैसे ए और बी है, तो क्या हर ए और बी के केस में ए लायबल होगा? नहीं, वो कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं ए और बी के बीच में जहां पर वाइकेरियस लायबिलिटी का कंसेप्ट लागू होता है। राइट, दीज रिलेशंस कौन कौन से हैं? ये सबसे पहले आता है प्रिंसिपल और एजेंट का, फिर आता है पार्टनर्स का, देन मास्टर एंड सर्वेंट, और एट लास्ट आता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है, प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप को समझते हैं स्टार्टिंग में। सो अ प्रिंसिपल इज वाइकेरियसली लायबल फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज एजेंट। तो देखिए, ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल अपने एजेंट को कोई काम करने के लिए बोलता है। ठीक है, और एजेंट अगर उस दौरान कोई गलती करता है तो लायबल कौन होगा? प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो एजेंट के थ्रू अपना काम करवा रहा है। ठीक है, सो अ प्रिंसिपल इज वाइकेरियसली लायबल फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज एजेंट कमिटेड विद इन द कोर्स ऑफ हिज अथॉरिटी। अब यह गलतियां कौन सी होंगी? वो गलतियां जो ये अथॉरिटी के कोर्स ऑफ अथॉरिटी के दौरान गलतियां करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये किसी का मर्डर कर देगा तो उसके लिए वो प्रिंसिपल लायबल होगा। नहीं, वो जो काम अलॉटेड है एजेंट को उसके दौरान अगर वो कोई गलतियां करता है उस केस में प्रिंसिपल वाइकेरियसली लायबल होगा। ठीक है, सो एजेंट कमिटेड विद इन द कोर्स ऑफ अथॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोर्स ऑफ अथॉरिटी में होना चाहिए। आगे क्या बोलता है? प्रिंसिपल एक्ट्स थ्रू हिज एजेंट। सेम बात जो हमने करी कि प्रिंसिपल जो है वो अपने एजेंट के थ्रू एक्ट करता है। Therefore, the acts of the agents are the acts of principal. तो जो एक्ट्स एजेंट के होंगे वही एक्ट्स प्रिंसिपल होंगे, प्रिंसिपल के होंगे, और जो गलतियां इसकी होंगी उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। राइट, प्रोवाइडेड द एक्ट्स डन बाय एजेंट आर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और एज पर द एग्रीमेंट ऑफ एजेंसी। तो इसका जो काम होगा वो वही होना चाहिए जो कि एग्रीमेंट में पहले डिसाइडेड है। ठीक है, या फिर जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को किसी के पास कुछ डिलीवर करने के लिए कहा है, ठीक है, तो अब वो एजेंट अगर उस दौरान किसी का मर्डर कर देता है या कोई और हीनियस क्राइम कर देता है तो उसके लिए प्रिंसिपल
जो है वो लाइबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं होगा। ठीक है, वो सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए लाइबल होगा जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अलाउड है, या फिर जो भी एग्रीमेंट है उसमें पहले से मेंशन्ड है। Thus, if a tort is committed by the agent outside the ordinary course of agency and without principal's authority, the principal cannot be held liable. तो सेम वही चीज जो कि अभी हमने बात करी कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या फिर जो कि पहले से बातचीत दोनों पार्टीज के बीच में, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में है, उन्हीं के लिए वो लाइबल होगा। राइट, आई होप प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब आता है पार्टनर्स। तो पार्टनर्स कौन होते हैं? Every partner is liable jointly with all the other partners and also in individual capacity for the acts of the firm or any partner representing the firm. So every partner is an agent of all other partners and his act binds all if it is done in the course of partnership business. देखिए, तो जैसे प्रिंसिपल और एजेंट में समझा था हमने कि एक पार्टी प्रिंसिपल है, राइट, और दूसरी पार्टी जो है वो एजेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं ये, ठीक है, ये एक दूसरे के एजेंट ही हैं। ठीक है, और ये इनकी किसी एक की गलती की वजह से बाकी सारे भी इक्वली लायबल होंगे। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वो सारी चीजें कोर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस की ही होनी चाहिए। सेम जैसे प्रिंसिपल में हमने लिया था, सेम वैसे ही है। ठीक है, सो एवरी पार्टनर इज लाइबल जॉइंटली विद ऑल अदर पार्टनर्स। तो किसी एक की बिजनेस में कोई गलती होगी तो उसके लिए बाकी सारे भी लाइबल होंगे। किसी की एक की गलती की वजह से लॉस हुआ है तो सबको लॉस इनकर करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो इन इंडिविजुअल कैपेसिटी, और उसकी जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है उसके लिए भी। फॉर द रेस्ट, फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म और एनी पार्टनर रिप्रेजेंटिंग द फर्म। राइट, आई होप आपको पार्टनर्स का टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप। क्या है? द लायबिलिटी ऑफ द मास्टर फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय हिज सर्वेंट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम रिस्पोंडेंट सुपीरियर। फिर से पढ़ते हैं। लायबिलिटी ऑफ द मास्टर, मास्टर कौन होता है? जो काम बताता है। कमिटेड बाय हिज सर्वेंट, सर्वेंट जिसको वो काम बताता है। ठीक है, तो कोई मास्टर होगा और वो अपने सर्वेंट को काम बताता है। विच मीन्स सुपीरियर इज रिस्पॉन्सिबल। तो किस मैक्सिम पर बेस्ड है? रिस्पोंडेंट सुपीरियर। तो सुपीरियर मास्टर और सर्वेंट में कौन होता है? हमेशा मास्टर सुपीरियर होता है। तो इस सिचुएशन में अगर सर्वेंट की कोई गलती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ऑफ कोर्स मास्टर होगा। और लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल। तो यहाँ पर प्रिंसिपल का जो जो रोल है वो मास्टर प्ले कर रहा है। ठीक है, द मास्टर और एम्प्लॉयर इज लाइबल फॉर द एक्ट्स फॉर ऑफ हिज सर्वेंट व्हेन द एक्ट इज डन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे पिछले में बिजनेस का एग्जांपल लिया था, ऑर्डिनरी कोर्स की बात करी गई थी, वहीं पर यहाँ पे भी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। अगर कोई सर्वेंट जो है वो अपनी सर्विस के दौरान कोई चीजें कमिट करता है तो उसके लिए मास्टर लायबल होगा। लेकिन उसके अलावा अगर वो उस बिजनेस के उस कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाहर जाकर कोई काम करता है, उसके लिए मास्टर जो है उसको लायबल नहीं ठहराया जा सकता। अ सर्वेंट is a person who acts under the direct control and supervision of his master or employer. ठीक है, a master is not liable for any act of servant which was not done in course of employment. तो सेम वही चीज जो कि अभी हमने बात करी। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। द ड्राइवर यू हायर इज योर सर्वेंट। ठीक है, अगर हम कोई ड्राइवर हायर करते हैं तो वो हमारा सर्वेंट हो जाता है। यू कैन गिव मी एडवाइस एज टू हाउ टू ड्राइव द कार एंड गिव हिम डायरेक्शंस। ठीक है, तो आप उसको ये बता सकते हैं कि उसको गाड़ी कैसे चलानी है, स्पीड कितनी रखनी है, उसको डायरेक्शंस दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन वाइल द टैक्सी ड्राइवर इन दिस सिनेरियो विल बी द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन अगर आप किसी टैक्सी ड्राइवर को बोलते हैं, thus you can only tell the direction to the taxi driver but you cannot order him। तो वहां पर क्योंकि वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है आप उसको ऑर्डर नहीं कर सकते। ठीक है, जहां पे आपने उसको हायर करा है वहां पर आप उसको एडवाइस कर सकते हैं कि वो कैसे चलाए, कहाँ चलाए, किस दिशा में चलाए। ठीक है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर में वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, ना कि आपका सर्वेंट। ठीक है, thus you can only tell the directions to the taxi driver but you cannot order him। राइट, तो ये रिलेशनशिप्स हैं जो कि मैटर करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? इफ द टॉर्ट इज कमिटेड बाय एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइडिंग हिज सर्विसेज टू द एम्प्लॉयर
तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है जो कि अपनी सर्विस देता है, जैसे कि हमने किसी को हायर करा, ठीक है, एक तरह से कि हमको आपकी सर्विस चाहिए, और वो इंसान आपके लिए कोई चीज बिल्ड करके देता है। मान लिया आपको एक स्विमिंग पूल बनाना है, तो आप कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर करेंगे जो कि आपके लिए वो बिल्ड करके दे देगा, ठीक है। जनरली द एम्प्लॉयर शैल नॉट बी लाइबल फॉर द टॉट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो जो एम्प्लॉयर है उसके लिए वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलतियों के लिए एम्प्लॉयर लाइबल नहीं होता है जनरली। एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इज अ पर्सन हु एक्ट्स इंडिपेंडेंटली एंड इज नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयर। तो जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था कि वहां पर जो मास्टर है वो सर्वेंट को एक तरह से बता सकता है कि उसको क्या करना है, उसको एक तरह से कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, और उसको बता सकता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है। लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो अपनी मर्जी से ही काम करता है, ठीक है। और यूजुअली एम्प्लॉयर जो होता है उसको लायबल नहीं ठहराया जा सकता इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलती के लिए, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सारे वाइकेरियस लायबिलिटी के प्रिंसिपल थे, ठीक है, कि किसको किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हेल्ड करा जा सकता है। वाइकेरियस लायबिलिटी काफी छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसमें रिलेशनशिप्स पे काफी जोर देना पड़ता है, ठीक है, डिफरेंट रिलेशनशिप्स को समझना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम जो हमने वाइकेरियस लायबिलिटी का टॉपिक अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे हम कुछ प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है, ताकि आपको फेमिलियरिटी हो सके कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। प्रिंसिपल क्या कहता है? अ मास्टर शैल बी लाइबल फॉर द फ्रॉडुलेंट एक्ट्स, ठीक है, फॉर द फ्रॉडुलेंट एक्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट। कौन सा रिलेशनशिप की बात करी जा रही है? इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। रिलेशनशिप है मास्टर और सर्वेंट का, ठीक है। आई होप ये कलर आपको विजिबल है। जस्ट अ मिनट, ये यूज करते हैं, ओके। तो रिलेशनशिप है मास्टर और सर्वेंट का, ठीक है। आगे क्या बोलता है? इट इज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जरूरी है कि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हो। हाउएवर द मास्टर एंड थर्ड पार्टीज मस्ट एक्सरसाइज रीजनेबल केयर इन दिस रिगार्ड, ठीक है। फैक्ट क्या बोलता है? राहुल वॉज अ डोर टू डोर सेल्समैन विद यूनाइटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। द कंपनी वॉज मैन्युफैक्चरिंग वाटर प्यूरिफायर्स। तो कंपनी का क्या काम था? वाटर प्यूरिफायर्स बेचने का। और राहुल क्या था? वो डोर टू डोर एक तरह सेल्समैन था, ठीक है। Rahul, along with company's product, used to carry water purifiers manufactured by his cousin in local industrial estate. तो राहुल क्या करता था कि कंपनी का सामान तो बेचता ही था, लेकिन उसका जो कजन था उसके जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स थे उनको भी साथ में बेचता था। He used to sell the local product at a lower rate, giving the impression to the buyers more he is offering a discount on the company's product. ठीक है। The company management detected the fraudulent activity. तो कंपनी को इसका पता चल गया of Rahul and dismissed him from service, और उसको नौकरी से निकाल दिया। Rahul still continued to carry on with his activity of selling the local product, pretending that he was still a salesman of the company. अब उसको कंपनी से तो निकाल दिया गया, लेकिन राहुल अब भी क्या फ्रॉडुलेंटली सेल्समैन का काम चालू रखा, और वो ये दिखाता था कि वो अब भी कंपनी के लिए काम करता है, ठीक है। So local product pretending that he was still a salesman of the company. Several customers got cheated in this process. अब काफी सारे जो कस्टमर्स थे उनको इसका सामना करना पड़ा, वो उनसे उन्होंने चीटिंग करी। द फ्रॉड वॉज नोटिस बाय द कंपनी। अब कंपनी को इस चीज का पता चल गया कि कस्टमर्स ने जब कंप्लेन करना शुरू करा कि प्रोडक्ट के बारे में, द कस्टमर्स डिमांडेड द कंपनी टू कंपनसेट देयर लॉस। अब जो कस्टमर्स थे जिनको धोखा हुआ है उन्होंने कंपनी पर केस कर दिया कि हमको तो लॉस के लिए पैसा दो, ठीक है। अब प्रिंसिपल आपने पढ़ लिया है, फैक्ट आपने पढ़ लिया है, ऑप्शंस पढ़िए और ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। आई होप आपने ट्राई करा होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या बोलता है? ऑप्शन ए सेज द कंपनी इज लाइबल टू कॉम्पनसेट ऑल द कस्टमर्स एज इट डिड नॉट इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट राहुल्स फ्रॉडुलेंट कंडक्ट एंड द सब्सिक्वेंट डिसमिसल, ठीक है। बी ऑप्शन कहता है द लाइबिलिटी रेस्ट्स विद द लोकल मैन्युफैक्चरर एज इट वाज अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, ओके। ऑप्शन सी क्या कहता है? कंपनी इज नॉट लाइबल एज राहुल वाज डिसमिस्ड बाय द कंपनी, ठीक है। द कंपनी इज लाइबल टू द कस्टमर्स हु परचेज्ड द लोकल प्रोडक्ट फ्रॉम राहुल ओनली टिल ही रिमेन्ड एज अ सेल्समैन ऑफ द कंपनी। अब हमने ऑप्शन पढ़ लिया, एक बार प्रिंसिपल हम फिर से पढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्या कह रहा है? अब मास्टर शैल बी लाइबल फॉर द फ्रॉडुलेंट एक्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट committed in the course of employment. However, the master and third parties must exercise reasonable care
इन दिस रिगार्ड। ठीक है, चलिए अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा। So the correct answer would be option A. The company is liable to compensate all the customers as it did not inform the public about Rahul's fraudulent conduct and the subsequent dismissal. तो जब कंपनी को पता चल गया था कि वो फ्रॉडुलेंटली ये काम कर रहा है, तो उसको पब्लिक में ये चीज एक तरह से बतानी चाहिए थी और उसका डिसमिसल भी लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए था। देखिए प्रिंसिपल यहाँ पर स्ट्रिक्टली कहता है in the course of employment. However, the master and third parties must exercise reasonable care in this regard. तो रीजनेबल केयर यहाँ पर ये थी कि कंपनी को इन्फॉर्म करना चाहिए था लोगों को। ठीक है, रीजनिंग क्या है? द कंपनी इज लायबल टू कॉम्पनसेट ऑल द कस्टमर एज इट डिड नॉट इन्फॉर्म पब्लिक अबाउट राहुल्स फ्रॉडुलेंट कंडक्ट एंड सब्सिक्वेंट डिसमिसल। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, प्रिंसिपल क्या बोलता है? एम्प्लॉयर्स प्रिंसिपल्स आर वाइकेरियसली लायबल अंडर द रिस्पोंडेंट सुपीरियर डॉक्ट्रिन, जो कि हमने पढ़ी थी कि जो सुपीरियर होता है उसको लायबल ठहराया जाता है फॉर नेग्लिजेंट एक्ट्स और ओमिशंस बाय द एम्प्लॉइज एजेंट्स इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर एजेंसी। A servant agent may be defined as any person employed by another to do work for him on the terms that the servant agent is to be subject to the control and directions of his employer principal and in respect of the manner in which his work is to be done। ठीक है, सेम प्रिंसिपल है। फैक्ट्स क्या बोलते हैं? फैक्ट्स बोलते हैं a motor car was owned by and registered and insured in the name of A। ठीक है, ये कौन है? वाइफ, बट वॉज रिगार्डेड बाय हर एंड हर हस्बैंड बी, ठीक है, एज आर कार, तो वो उसको अपनी कार बताते थे। बी यूज्ड इट टू गो टू वर्क एंड ए फॉर शॉपिंग एट द वीकेंड्स। बी टोल्ड ए that if ever he was drunk and unfit to drive through, he would get a sober friend to drive him or else telephone her to come and fetch him। ठीक है, on the day in question the husband telephoned the wife after work and told her that he was going out with friends। He visited a number of public houses and had drinks। तो उन्होंने ड्रिंक कर ली। At some stage he realized that he was unable to drive safely and asked a friend C। तो उन्होंने C की मदद मांगी। C drove them to other public houses after the last had been visited। C offered the three friends X, Y, and Z a lift, they got in together with B, who was in sporadic condition together, proceeded at his own suggestion to drive in direction away from B's home to have a meal। On the way, due to C's negligent driving, an accident occurred in which both B and C were killed and other friends got injured। X and Y and Z brought an action against the wife both in her personal capacity and as administrator of the husband's estate। Decide whether A is liable। ठीक है, तो A जो उसकी वाइफ थी उसके अगेंस्ट केस हुआ है। तो आप एक बार आराम से प्रिंसिपल फैक्ट्स दोबारा से पढ़िए और कोशिश करिए इसको अटेम्प्ट करने की। आई होप आपने ट्राई करा होगा। चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो ए की बीवी मतलब जो ए है, जो वाइफ है बी की, उसके अगेंस्ट एक केस है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है? यस शी वॉज वाइकेरियसली लाइबल फॉर द नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ सी एज द प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी वॉज टू पुट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पर्सन, नेमली इन द केस of a motor car, the owner who ought in justice to bear it, and that in the case of a family car, the owner was responsible for the use of it by the other spouse। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कहता है? नो, सी had not been the wife's agent in driving the husband about as he had been doing at the time of the accident। To fix vicarious liability on the owner of a motor car in case such as the present, it must be shown that the driver was using it for owner's purposes under delegation of task or duty। ऑप्शन सी क्या कहता है? No, because this is a case of voluntary non-fit injuria as X, Y, and Z voluntarily took the lift knowing that C was also drunk। D ऑप्शन क्या कहता है? No, because C was not employed
by A to drive her husband back to the home on the day of the accident. चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं. So the correct answer would be option B. Option B would be the correct answer. कहता है no, C has not been the wife's agent. तो C जो है वाइफ की एजेंट तो नहीं थी. Driving the husband about as he had been doing at the time of the accident. To fix vicarious liability on the owner of a motor car in such a case as the present, it must be shown that the driver was using it for the owner's purposes under the delegation of task or duty. तो यहाँ पर तो वो चीज थी नहीं, इसीलिए जो ए है वो लाइबल नहीं होगी. ठीक है. सी वॉज नाइदर ऑथराइज ड्राइवर ऑफ द ए नॉर हर एजेंट. ठीक है. तो यहाँ पर वो जो रिलेशनशिप है वो ही नहीं था जो कि रिक्वायर्ड होता है वाइकेरियस लाइबिलिटी के लिए. तो जब जो रिलेशनशिप रिक्वायर्ड होता है वो ही प्रेजेंट नहीं है, तो हम वाइकेरियस लाइबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो कैसे लाएं यहाँ पर. ठीक है. फर्दर सी वॉज नॉट परफॉर्मिंग अ ड्यूटी ऑफ ए नॉर वॉज डेलीगेटेड अ टास्क टू ड्राइव द कार, देयरफॉर ए विल नॉट बी लाइबल. ठीक है. तो यहाँ पर वो एजेंट और प्रिंसिपल का जो रिलेशनशिप होता है मास्टर सर्वेंट का वो एब्सेंट है यहाँ पर. ठीक है. इसलिए वाइकेरियस लायबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर लागू नहीं किया जा सकता. चलिए आगे देखते हैं. नाउ वी हैव प्रिंसिपल. अ मास्टर इज लायबल फॉर द रॉन्ग्स कमिटेड बाय द सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. सेम प्रिंसिपल है जो कि अब तक हमने पढ़ा है. फैक्ट्स क्या बोलते हैं. ओबलेश वर्क्स एज अ क्लर्क इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी. ठीक है. इंसान कौन है यहाँ पर, इसका नाम है ओबलेश. ठीक है. कहाँ काम करता है, एज अ क्लर्क काम करता है फार्मास्यूटिकल कंपनी में. बायोफार्मा लिमिटेड उसका नाम है. ही इज रिक्वायर्ड टू टेक स्टॉक ऑफ द गुड्स सप्लाइड एंड मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी. राइट. Ramchandra, a friend of Obalesh from the neighboring village, come to meet Obalesh in the office. Since Ramchandra did not have any other acquaintances in the city, he gave 10,000 he had with him to Obalesh for safekeeping. When Ramchandra returned to the office the next morning to college to collect the money from Obalesh, he learned that the latter had disappeared with his money. ठीक है. तो वो पैसे लेके उसके भाग गया. रामचंद्र ब्रिंग अ लीगल एक्शन अगेंस्ट बायोफार्मा लिमिटेड फॉर द रिकवरी ऑफ मनी. तो वो सीधा उसकी कंपनी पर केस कर देता है कि वो उसके पैसे लेकर भाग जाए. ठीक है. अब फिर से एक बार प्रिंसिपल पढ़ते हैं. मास्टर इज लाइबल फॉर द रॉन्ग्स कमिटेड बाय द सर्वेंट्स इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है. कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाहर के कोई भी एक्शंस होंगे उसके लिए आप मास्टर को लाइबल नहीं ठहरा सकते. तो फैक्ट्स आपने पढ़ लिए हैं. ऑप्शंस पढ़िए. Biopharma Limited would be liable since Obalesh received the money while being in the office. B ऑप्शन क्या कहता है. Biopharma Limited would not be liable as Ramachandra had no business transaction with the company. ठीक है. C ऑप्शन क्या कहता है. Biopharma Limited would not be liable as safekeeping of money was not part of Obalesh duty. ठीक है. प्रिंसिपल पढ़ लिया, फैक्ट पढ़ लिए, ऑप्शंस पढ़ लिए. पॉज लीजिए, पॉज करिए वीडियो और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. आई होप आपने ट्राई करा होगा. चलिए तो करेक्ट आंसर देखते हैं. करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी. ऑप्शन सी क्या बोलता है. ऑप्शन सी सेज बायोफार्मा लिमिटेड वुड नॉट बी लायबल एज सेफ कीपिंग ऑफ मनी वाज नॉट पार्ट ऑफ ओबलेश ड्यूटी. तो ओबलेश की वो ड्यूटी नहीं थी. ओबलेश एज अ क्लर्क अपॉइंटेड था एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में और उसका काम क्या था, टू टेक स्टॉक्स ऑफ द गुड सप्लाइड एंड मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी. तो ये उसकी एक तरह से कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट थी. ठीक है. तो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर वो कोई गलती करता उसके लिए बायोफार्मा रिस्पॉन्सिबल लाइबल ठहराई जा सकती थी. लेकिन वो किसी के पैसे लेके भाग गया, ये तो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट ही नहीं है. क्योंकि वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं है तो मास्टर को लाइबल नहीं ठहराया जा सकता. इसलिए बायोफार्मा जो होगी वो लाइबल नहीं ठहराई जाएगी. The company will not be liable as the safekeeping of money was not a part of duty during the course of employment. Though the act was done during the employment hours, but it was not a duty assigned by the company. तो उसने ड्यूटी के टाइम पे ही वो चीज करी, लेकिन वो काम जो है उसको कंपनी तो नहीं बताया था करने के लिए ना, है ना. Hence the act would fall out of the course of employment and company is not liable for compensation. Right? आगे क्या है. हस्बैंड एंड वाइफ इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ये एक टॉपिक है जिसको भी हम समझते हैं. क्या है. द मास्टर इज ऑल्सो वाइकेरियसली लाइबल फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ फेलो एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट.
The liability of master still remains intact when the fellow employees are husband and wife and injury is caused to wife due to negligence of husband या फिर vice versa during the course of employment. ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं आगे क्या है. An employer shall be liable to the injuries caused to his employee by the negligence of a fellow employee in the course of employment. चलिए, Kanappa and Virappa were two employees working in the textile factory of Gokuldas. One day, Kanappa came to the factory in an inebriated state and his hands were not steady while operating the machine. As a result, Virappa, who just happened to go near the machine for some work, got injured. He filed a suit against Gokul Das for the compensation. तो उसने उस गलती के लिए गोकुल दास जो कि फैक्ट्री है उस पे केस कर दिया. ऑप्शंस क्या है. गोकुल दास विल बी लाइबल बिकॉज वीरप्पा वाज इंजर्ड बाय कनप्पा's act in the course of employment. गोकुल दास would not be liable because not responsible for Kanappa's inebriated condition. C क्या है. गोकुल दास will not be liable because वीरप्पा himself was not being careful while going near Kanappa. तो आप प्रिंसिपल पढ़िए, फैक्ट पढ़िए और ट्राई करिए. आई होप आपने ट्राई करा होगा. चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं. एक बार प्रिंसिपल फिर से पढ़ते हैं. एन एम्प्लॉयर शैल बी लाइबल टू द इंजरीज कॉज टू हिज एम्प्लॉय बाय द नेग्लिजेंस ऑफ अ फेलो एम्प्लॉय. ठीक है, तो कंपनी लाइबल होगी किसी नेग्लिजेंस किससे, बाय अ फेलो एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, चलिए अब आपको शायद बेटर थोड़ा ज्यादा क्लियर हुआ होगा. तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका. करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए. Gokul Das will be liable because Veerappa was injured by Kanappa's act in the course of employment. तो course of employment के दौरान लिखा है ना कि अगर किसी नेग्लिजेंस होती है किसी फेलो एम्प्लॉय, तो यहाँ पे फेलो एम्प्लॉय कौन है. कनप्पाज एक्ट. तो यहाँ पर कनप्पा है जिसकी गलती की वजह से वीरप्पा को इंजरी हुई और उसके लिए गोकुल दास जो है लाइबल ठहराई जाएगी. गोकुल दास इज लाइबल फॉर द नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट डन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. Principle. A master is liable for the wrongful acts of his servant committed in the course of employment. Same principle है. फैक्ट पढ़ते हैं. लक्ष्मी was a housewife. ठीक है, लक्ष्मी हाउसवाइफ है. who opened the account with Maharashtra Bank where under she agreed to deposit rupees 300 every month in the bank. Krishna, an agent of the bank, used to come every month to collect the amount and deposit in the bank. The bank used to give a small commission to Krishna for the money deposited. तो बैंक जो है उसको वो कुछ पैसे देती थी एज अ कमीशन. ठीक है. इट वॉज डिस्कवर्ड वन डे दैट कृष्णा हैड नॉट डिपॉजिटेड अमाउंट फॉर मोर देन 3 months एंड हैड डिसअपियर्ड विद द मनी. लक्ष्मी फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट महाराष्ट्र बैंक. तो वो जो है ये पाया गया कि वो जो इंसान था कृष्ण, उसने वो पैसे जो है 3 महीने तक जमा नहीं करे हैं. ठीक है, और वो भाग गया है. तो अब लक्ष्मी ने क्या करा, लक्ष्मी ने इस चीज को लेकर महाराष्ट्र बैंक के अगेंस्ट केस कर दिया. ठीक है, ऑप्शन क्या कहता है. महाराष्ट्र बैंक वुड नॉट बी लाइबल बिकॉज कृष्णा वॉज नॉट इट्स एम्प्लॉय. ठीक है, महाराष्ट्र बैंक वुड बी लाइबल बिकॉज कृष्णा वॉज पेड कमीशन बाय द बैंक फॉर डूइंग वर्क ऑन इट्स बिहाफ. ओके, ऑप्शन सी कहता है महाराष्ट्र बैंक वुड नॉट बी लाइबल एज इट वॉज लक्ष्मीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक हर पासबुक रेगुलरली. चलिए एक बार प्रिंसिपल फिर से पढ़ते हैं. अ मास्टर इज लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स of his servants committed in the course of employment. अब आप वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए इसको अटेम्प्ट करने का. आई होप आपने ट्राई करा होगा. चलिए तो इसका करेक्ट आंसर आई होप आपको पता लग गया होगा क्या है. सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी. ऑप्शन बी क्या बोलता है, महाराष्ट्र बैंक वुड बी लाइबल बिकॉज कृष्णा वॉज पेड कमीशन बाय द बैंक फॉर डूइंग वर्क ऑन इट्स बिहाफ. तो महाराष्ट्र बैंक जो है वो लाइबल ठहराया जाएगा. ठीक है, क्योंकि उसने जो है एक रॉन्गफुल एक्ट करा था इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द बैंक. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. नाउ वी हैव प्रिंसिपल क्या बोलता है, मास्टर इज हेल्ड लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट्स कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सेम प्रिंसिपल वाइकेरियस लायबिलिटी का कंसेप्ट है. फैक्ट चेंज है. CAB cab company was a well-known taxi company whose taxis always bore a special emblem easily recognized by people. The company had a firm policy prohibiting its employees from plying their taxis outside their working schedule. Harish was a driver with this company.
One day, while he was getting back to the garage after completing his day's duty, Amit stopped him and requested for taxi service, whose place happened to be on the way to garage. ठीक है. Due to Hari's negligence, the taxi collided against wall and Amit was badly injured. He filed suit against cab company. तो फैक्ट्स क्या बोलते हैं कि ये कैब कंपनी है जो कि वेल नोन टैक्सी कंपनी है. अब उस कंपनी ने स्ट्रिक्टली बोला था कि अपने एम्प्लॉयज को कि जो भी उनका वर्किंग शेड्यूल है, जिस टाइम वो काम करते हैं, उसके बाहर वो किसी को एक तरह से लिफ्ट ना दें या फिर किसी भी काम में इंडल्ज ना हो. ठीक है. फ्रॉम प्लाइंग देयर टैक्सीज आउटसाइड देयर वर्किंग शेड्यूल. राइट. अब हरीश जो है वो अपना काम खत्म करके गैराज चला गया था. ठीक है. और उसी दौरान उसको अमित ने रोका और उसने रिक्वेस्ट करी कि वो उसको एक तरह से लिफ्ट दे दे, क्योंकि उसका जो घर था वो भी गैराज के पास ही था. अब हरीश की गलती से जो टैक्सी है वो कोलाइड कर गई दीवार से. ठीक है. और अमित जो है इंजर्ड हो गया. अब अमित ने केस कर दिया कंपनी पर, कैब कंपनी पर. ठीक है. अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कंपनी ने मना करा था कि वर्किंग शेड्यूल से बाद में तुम काम नहीं करोगे. तो ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाहर एक एक्ट है जो कि करा गया है किसके द्वारा, हरीश के द्वारा. तो यहाँ पर आप ऑप्शंस पढ़िए. द कंपनी वुड नॉट बी लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ हरीश डन इन क्लियर वायलेशन ऑफ इट्स रेगुलेशंस. The company would be liable since Harish was its employee. Third, the company would be liable since Amit believed that he had hired a taxi belonging to cab company. तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? So the correct answer would be option C. The company would be liable since Amit believed that he had hired a taxi belonging to cab company. अब क्यों होगा? Taxi company is liable since Harish was its employee and act was done during the course of employment, plying on taxi on hire. The option B also appears to be close, but it is the relationship of employer and employee which causes vicarious liability. ठीक है. अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि आपको लग तो रहा होगा कि वो उसने शेड्यूल के बाहर जाकर काम करा, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि प्रिंस उनके बीच का रिलेशनशिप. तो जो कंपनी है और हरीश है वो एक दूसरे के रिलेशनशिप में है. ठीक है. मास्टर और सर्वेंट के. ठीक है. अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हरीश ने गलती करी है. ठीक है. और क्योंकि उसका काम तो टैक्सी चलाने का था और वहां पर टैक्सी चला रहा था. ठीक है. और अमित को क्या लगा, जब अमित ने टैक्सी हायर करी तो अमित को थोड़ी पता है कि हरीश का शेड्यूल क्या है, कि हरीश किस टाइम ड्राइव करता है किस टाइम नहीं करता है. ये हरीश की गलती थी, हरीश का नेग्लिजेंट एक्ट था कि उसने उस इंसान को लिफ्ट दी. ठीक है. अमित तो इसी उसमें था ना कि उसको लग रहा है कि मैंने कैब हायर करी है जो कि कैब कंपनी की है, जो कि काफी रिनाउंड है. राइट. तो इस गलती की वजह से, इस हरीश की गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ और इस गलती की वजह से कैब कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ेगा हरीश को, सॉरी अमित को. ठीक है. तो रीजनिंग क्या है? टैक्सी कंपनी इज लायबल सिंस हरीश वाज इट्स एम्प्लॉय. तो इसमें इंपॉर्टेंट है उनके बीच का रिलेशनशिप. ठीक है. कि वो उनका एम्प्लॉय था और वो उसके एम्प्लॉयर थे. और जो काम है वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसका काम टैक्सी चलाने का था, ही वॉज अ ड्राइवर. ठीक है. शेड्यूल जो है वो हरीश को पता था. अमित तो जब टैक्सी लेगा तो उसको तो ये लगेगा ना कि कैब कंपनी मैंने हायर करी है. राइट. तो उसकी गलती थी हरीश की, तो उसके लिए उसकी कंपनी ही लायबल ठहराई जाएगी. ठीक है. वो बोल भी रहा है कि ऑप्शन बी जो है काफी क्लोज है, बट इट इज द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज विच कॉजेस वाइकेरियस लायबिलिटी. ठीक है. अगर ऐसे देखा जाए तो फिर इन सारे केसेस में कभी कंपनी को लायबल ही नहीं ठहराया जा सकता. राइट. चलिए. आज की वीडियो में इतना ही. हमने वाइकेरियस लायबिलिटी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉट का, वो कवर अप करा. ठीक है. हमने देखा कि उसमें किस टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं और वो कैसे फंक्शन करते हैं. राइट. और हमने फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करे जो कि आपको आई होप अच्छे लगे होंगे प्रैक्टिस करके. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.